हे हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है तांग जाया। तांग जाया आज हॉस्पिटल में खड़ी हुई कुछ न्यूज देख रही होती है और न्यूज जिसके बारे में थी उसका नाम था शेंग यांगजी, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। वो मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारे रेवुलेशंस लेकर आ रहा है और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है तांग जाया और शेंग जियान दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और उस टाइम पर वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। लेकिन तांग जाया के कुछ इनडिसेंट फोटोज नोटिस बोर्ड पर लगाए जाते हैं, जिसके बाद हर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग जाता है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत परेशान होकर खड़ी हुई थी। इतने में यांगजी आता है और उन तस्वीरों को उतारता है और सबसे कहता है कि ये झूठ है, ऐसा तुम कर ही नहीं सकती, मुझे पता है ये सब कुछ फेक है। लेकिन वो कहती है कि ये फेक नहीं है, ये रियल है। यांगजी पूछने लगता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो फिर इन फोटो में कौन है तुम्हारे साथ। और इतने में ही ऊपर से एक और लड़के की एंट्री हो जाती है जिसका नाम लू है। वो लड़का यहाँ आकर तांग जिया का साथ देता है। यांगजी पूछता है कि क्या वो ये लड़का वही है जो इन फोटोज में है, और तांग जिया भी उसे कह देती है कि हाँ ऐसा ही है। कहती है कि मैं और ये बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, मैं तो पता ही है ना, मैं और लू चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और हम दोनों स्वीट हार्ट्स थे, ये बात मैंने तुमसे छुपाया था और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तो कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया था और मैंने तुम्हें एक स्टेयर के तौर पर यूज किया है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और बहुत सारी चीजें पाने के लिए। अब ये सब सुनते ही यांगजी कहने लगता है कि सच बोलो, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम कोई प्रैंक कर रही हो ना। और इसके साथ ही उसने देखा था कि उन दोनों ने जो कपल वाला टैटू बनवाया था अपने अपने हाथों पर, उसमें से यांगजी वाले नाम का टैटू अब तांग जाया के हाथ से मिसिंग है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो उसे ये कहकर छोड़कर चली जाती है कि मैंने तो तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था, वो बस इन्हीं यादों में खोई हुई थी। तो यहाँ हॉस्पिटल में अपने डैड को लेकर खड़ी हुई थी तो कोई क्यूल तोड़कर आगे जा रहा होता है। यहाँ पर उस गुंडे ने उसके फादर को परेशान भी किया था, जिसकी वजह से उसकी उस गुंडे से लड़ाई हो जाती है। वो उसे धक्का देता है तो वो किसी के कदमों में जाकर गिरी थी और ये कोई और नहीं बल्कि यांगजी ही था। और एक कोई लड़की पीछे से आती है जिसका नाम जीजी था और ये आते ही यांगजी से कहती है कि मैं शादी के लिए अपना मेडिकल चेकअप करवा के आई हूँ गायनेक डिपार्टमेंट से। और ये देखते ही तांग जाया को लगता है कि ये उसकी फियांसे है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उसके एक्सप्रेशन को तो यांगजी ने भी नोटिस कर लिया था और ये जीजी का हाथ पकड़ता है और ये उसे बहुत प्यार से साइड में लेकर चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में हमें पता चल जाता है कि जीजी तो एक्चुअली में यांगजी की सिस्टर है और उसकी किसी और से शादी होने वाली है और वो अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आई है। वो अपने भैया से कहती है कि मुझे पता चल गया तुमने मेरा मिसयूज किया है। वही लड़की है ना तांग जाया जिसे तुम यूनिवर्सिटी में पसंद किया करते थे, तुम उससे बात क्यों नहीं करते, कुछ क्लियर करने की कोशिश तो करो, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन वो साफ मना कर देता है और इतने में हमें दिखाते है कि वहाँ पर लू आ जाता है। तो इस टाइम पर डॉक्टर बना हुआ था और तांग जाया के डैड जिनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, किडनी काफी खराब हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी और उसके साथ बहुत ज्यादा मेडिकल के एक्सपेंसेस भी आते हैं। यहाँ पर लू उनकी काफी हेल्प भी करता था हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराने में और उनके डैड का ट्रीटमेंट कराने में। आज भी उसी बारे में वो यहाँ पर उससे बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर लू और तांग जाया को एक साथ देखकर यांगजी के तन बदन में आग लग चुकी होती है। इतने में ही तांग जाया को एक कॉल आता है। वो साइड में जाकर कॉल अटेंड करती है जिसमें कोई इसे अपना कर्जा वापस मांग रहा था और ये बार बार उससे थोड़ा और रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी अप्रूव होने वाला है जिसके बाद मैं आपको पैसे वापस दे दूंगी। और उसी वक्त पीछे से आया हुआ यांगजी भी उसकी बातें सुन लेता है। यांगजी इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने तो स्मोकिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसकी फोन पर बातें सुनने के बाद यांगजी को ये तो अंदाजा हो गया था कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है और फिर वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहने लगता है कि मैंने तो समझा था कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ गुजार रही हो, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो लगता है तुम उसी का ही फल भुगत रही हो। वो उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी तो वो उसे पकड़ता है और दीवार से लगाता है। यहाँ पर यांगजी के रिस्ट पर वो नोटिस करती है कि उसके नाम का टैटू नहीं है। देखकर उसे दुख तो होता है लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हारी बहुत जल्द शादी होने वाली है तो फिर तुम्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती। लेकिन वो तो उसे घसीटता हुआ स्टेयर की तरफ लेकर जाता है और वहाँ उसे अकेले में कहने लगता है कि तुमने मुझ पर चीट किया था, क्या तुम मुझे अब एटिकेट्स दिखाओगी, चीटिंग के बारे में बताओगी, शर्म कर लो आप तो। और साथ ही साथ वो उसे छूने लगता है और उसे कहता है कि तुमने एक बार मेरे साथ चीट किया था, इस बार तुम अपने फियांसे के साथ चीट कर लो। ये तो एक मामूली सा डॉक्टर है और मैं इस हॉस्पिटल का ओनर, अगर तुम चाहो तो मैं इसे प्रमोशन दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना होगा और तुम जैसे चीटर के लिए ये कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। और इस समय लू भी उसे तलाशता हुआ यहाँ पर आ रहा था। वो तांग जाया को आवाज देता है और उसके बाद उसे कॉल मिलाता है
और यहाँ पर ये उसका फोन छीन लेता है और कॉल भी रिसीव कर लेता है। तांग जा वहाँ पर लू को कहती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। और यहाँ पर यांगजी उसे कहता है कि वाह तुम तो चीट करने में कितनी एक्सपर्ट हो। और इतने में ही लू उसकी आवाज सुन लेता है और वो तांग जा से कहने लगता है कि कहीं तुम्हें दोबारा से अटैक तो नहीं आ गया, दोबारा से तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो रही। लेकिन वो उसे आवाजें देते हुए कहती है कि आई बेग यू प्लीज इस बार यहाँ से चले जाओ। और उसकी बीमारी के बारे में सुनते ही यांगजी को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कितनी बीमार हो, क्या कोई सीरियस बीमारी है। वो उसे कहने लगती है मुझे तो सिर्फ सर में दर्द है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग है, तुम्हारी भी बहुत जल्द शादी होने वाली है और मैं भी बहुत जल्द लू की दुल्हन बनने वाली हूँ, इसलिए आइंदा मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है और उसके बाद हम हमारा घर बनाएंगे और हमारे बच्चे भी होंगे, इसलिए ये बेहतर है कि तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। ये सुनते ही यांगजे को दोबारा से गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे धोखा देने के बाद, इतने साल तड़पाने के बाद इस लोग के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार लोगी, ये सपना है तुम्हारा, मैं तुम्हें कभी नहीं जीने दूंगा इतनी खुशी के साथ। वो उसे एक ओपन चैलेंज देकर चला गया था कि मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगा। साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि तांग जा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसके जो इनडिसेंट फोटोज थे वो उसके स्टेप ब्रदर्स ने बनाई थी। उसके डैड ने एक लेडी से शादी की थी और उसका पहले से ही एक बेटा था। उसे इतना गुस्सा था तो वो कहता है कि अगर मेरी माँ ने तुम्हारे डैड से शादी की तो मैं बदला तुमसे लूंगा। मैं तांग जा के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी और फिर उसके बाद नशे में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये सब करने से पहले उसने काफी सारी तांग जा की फोटोज भी बना ली थी। तांग जा किस तरह से खुद को संभालती है, रेजिस्ट करती है और उसके बाद उसके हाथ में एक सीजर लग गई थी जिसके थ्रू उसने फैंग पर अटैक कर दिया था। फैंग काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। इतने में ही उसके डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डैड तांग जा के हाथ से वो हथियार छीन लेते हैं और खुद ही फैंग को खत्म कर देते हैं। और इसी लड़ाई के बीच डैड भी काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, इसलिए उनका किडनी भी डैमेज हो गया था। एट दी एंड ऐसा हो जाता है कि उसकी स्टेप मॉम भी खुद की जान ले लेती है क्योंकि उनका बेटा पहले से ही मर गया था। उसके बाद तांग जा और उसके डैड को एक बार पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तांग जा को अंदाजा लग गया था कि ना ही अब उसके पहले से रिस्पेक्ट रही है और ना ही उसके पास ऑनर है कि वो यांगजी के बराबर खड़ी हो सके। उसको पता था कि एक दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब उसको और उसके डैड को पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी, इसलिए उसने अपने रास्ते यांगजी से अलग कर लिए थे। लो उसके घर के पास ही रहता था, उसके बचपन का फ्रेंड था, ये सब कुछ जानता था, इसलिए उसने लो को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और अपनी बैड इमेज यांगजी के सामने रख दिया था ताकि यांगजी उससे नफरत करे, उसे छोड़कर चला जाए और अपनी नॉर्मल लाइफ बिताए, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो उसके काबिल नहीं रही। यांगजी को हर्ट करने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और एक बार फिर से यांगजी ने उसे कॉल की थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि उसके नाम का टैटू इसने छुपा लिया था ताकि उसे इसके बारे में गलतफहमी हो सके। यांगजी की जब उसे कॉल आती है तो वो उसे बहुत डांटती है और उसे खरी खुरी सुनाती है, तुम एक कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और बस यही लास्ट कॉल थी। उसके बाद यांगजी ने इससे कभी कांटेक्ट नहीं किया था। अब ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन बनकर लौटा था और इससे बदला लेने के लिए एकदम तैयार था। तांग जा पहले से ही बहुत ही टेंशन में रहती थी और फिर उसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे। आज भी उसको फिर से अटैक होने लगता है और इसके रिलीफ के लिए ये कुछ मेडिसिन लेने लगती है और उतने में उसके डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि उनकी शक्ल में वही फैंग वहाँ पर आ गया है। वो फिर से सीजर उठा लेती है और फिर डैड पर अटैक करने की कोशिश करती है। उस बेचारे की तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं थी। डैड जैसे तैसे करके उसको संभालते हैं और खुद को ब्लेम किए जा रहे थे कि काश मैं उस लेडी से कभी शादी ही नहीं करता और ना ही उसका बेटा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हालत करता जिसके बाद तुम्हारी ये हालत हो जाती। लेकिन तांग जाए को अपने डैड से बहुत ही प्यार था। वो उन्हें कहती है कि आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। डैड को तो ये भी लगता था कि जब से वो जख्मी हुए हैं वो तांग जा पर एक बोझ से बनकर रह गए हैं। वो कहते हैं कि आपसे मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा, लेकिन तांग जा उन्हें कहती है कि बहुत जल्द मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है जिसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, का ट्रीटमेंट मैं खुद करवाऊंगी। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही तांग जा ऑफिस जाती है उसे पता चलता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास चला गया था और वो लिली थी जिसके पास ये प्रोजेक्ट चला गया था और उसका प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं छीना था बल्कि उनके सबसे बड़े क्लाइंट यांगजी ने ही छीना था। आज वो इसके सामने लिली के साथ खड़ा होता है और फिर एक बार उससे हर्ट करने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर लिली के क्लोज होकर खड़े रहने लगा और इस दफा तांग जा ने उसकी कुछ फोटोज भी ले ली थी। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यांगजी का तांग जा के साथ ब्रेकअप हुआ था तब वो अपने ख्यालों में कहीं खोया खोया जा रहा था। उसी टाइम पर उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उसका हाथ बुरी तरह से डैमेज हो गया था
और उसी घाव की वजह से उसके हाथ में से तांग जाया का टैटू भी मिट चुका था। तभी उसने कॉल की थी तांग जाया को कि प्लीज आओ मेरी हेल्प करो, लेकिन तांग जाया ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी और कॉल कट करते हुए से कहा था कि एक गली की कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना छोड़ दो। और फिर उसी वक्त यांगजी इतना ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुका था कि उसने सारा कुछ पीछे छोड़ दिया था, अपना ट्रीटमेंट करवा लिया था और फिर अब्रॉड चला गया था। आज फिर से उसे अपना सारा सफरिंग याद आता है तो एक बार फिर से वो अपना हार्ट डैमेज कर लेता है। उसने तांग जाया को आज अपने घर पर भी बुलाया था उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए, और तांग जाया जो बहुत ही ज्यादा मजबूर थी अपने डैड के ट्रीटमेंट को लेकर, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूंगा, लेकिन उसके बदले वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए। वो कहती है कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम उस लू से ब्रेकअप कर लो, तुम उसे छोड़ दो। तो तांग जा कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम आज भी मुझे पसंद करते हो। यांग से कहता है कि तुम इतना ऊंचा ऊंचा सोचना बंद कर दो, मैं तो बस तुम्हें खुश नहीं देख सकता। और इसके साथ वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है, तो इसके साथ ही साथ वो भी कि उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी लिली के साथ फोटोज बना ली है और यही फोटोज मैं सबके साथ शेयर करूंगी और कहूंगी कि तुम्हारा लिली के साथ रिलेशन था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने उसे दे दिया है। और साथ ही साथ तुम्हारी वो फियांसे भी जो उस दिन मैंने हॉस्पिटल में देखी थी, वो भी ये सब कुछ देखेगी और या क्या समझेगी तुम्हारे बारे में, और वो तुम्हारे साथ अपने एंगेजमेंट भी खत्म कर देगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि यांगजी इन चीजों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। भी उस दिन उसके साथ जो जीजी दिखी थी वो तो इसकी सिस्टर थी। वो उसी टाइम पर उसका हाथ पकड़ता है और उसे दीवार से लगा देता है, और इस बात के जवाब में तांग जा उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे सेक्सुअली हरास कर रहे हो। वो कहता है कि इसका तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना सबूत है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। और इसके साथ ही वो वहाँ पर लगा एक कैमरा उसे दिखाता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ब्लैकमेलिंग की सजा क्या होती है। और फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इस लेडी को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन ले जाओ और मैं इस पर केस करना चाहता हूँ ब्लैकमेलिंग के लिए। यांगजी बहुत ही पावरफुल था, वो बड़े से बड़ा लॉयर भी हायर कर सकता था, लेकिन तांग जाया वो बहुत ही कमजोर थी। और इतने में उसके फोन पर लू की फोन आने लगती है। वो तड़पती है उसका कॉल उठाने के लिए, क्योंकि आज की रात उसके डैड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी था और उसे पता है कि लू उसी बारे में बात करने के लिए कॉल कर रहा है। लेकिन यांगजी उसका फोन छीन लेता है। जब तड़पते हुए देखता है कि ये लू की कॉल के लिए इतनी बेचैन हो रही है, तो उसे कहता है कि ये कॉल तो मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा। वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज ये कॉल मुझे उठाने दो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। और यहाँ पर उन दोनों की हाथापाई हो जाती है और इतने में ही और इसी बीच तांग जाया का ब्रेसलेट भी टूटकर नीचे गिर जाता है, और इसी बीच वो उसके हाथ पर वो टैटू भी देख लेता है। ये देखने के बाद तो एक दफा तो वो हैरान और परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये क्या है। लेकिन तांग जाया को तो लगता है कि इसकी शादी होने वाली है, मैं क्यों इसके लिए बर्डन बनूं। तो ये सब कुछ बताकर उसे कहती है कि तुम्हें मनाने के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा हासिल करने के लिए ये टैटू मैंने दोबारा से बनाया, शायद ये देखकर तुम खुश हो जाओ और मुझे हाँ कर दो। लेकिन ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो बेचारी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और उन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है कि एक बार मुझे मेरे डैड को कॉल लगाने दो। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि सिवाय लॉयर और यांगजी के आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकती। और फिर वो यांगजी को कॉल मिलाती है और फिर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आज रात मेरे डैड की सर्जरी है, प्लीज उन्हें कुछ होना जाए, प्लीज तुम मुझे जाने दो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब एक दिन थाने में गुजारने के बाद नेक्स्ट डे यांगजी आता है अपने लॉयर के साथ, तो वो उसे अपने डैड के बारे में पूछती है। वो कहने लगता है कि अब तो तुम्हें बहुत तड़प आ रही है, क्या मेरे बारे में कभी सोचा है कि मैं कितना तड़पा था। और इसके बाद वो बेचारी एकदम से डाउन हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, तुम बहुत ही ज्यादा माइटी हो चुके हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली में यांगजी को भी उसके डैड की फिक्र थी और वो पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर ही बिता रहा था, अगर उसके डैड को कुछ हो तो ये टाइम पर उनकी हेल्प कर सके। लेकिन वो ये सारा कुछ तांग जाया को बिल्कुल नहीं बताता। वो इतना भी बेस्ट नहीं था जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर तांग जाया उसे किस करती है और कहती है कि यही तो चाहिए था ना तुम्हें मुझसे। और वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने कब से सोच लिया कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। और इसके बाद ही यांगजी के पेट में दर्द होने लगता है। वो उसके लिए थोड़ा परेशान होती है, तो वो कहता है कि इतना ज्यादा परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत स्टमक अपसेट है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सेटलमेंट करने के लिए आया हूँ, अभी के अभी मेरे घर चलो और मेरे लिए डिनर प्रिपेयर करो, हो सकता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और फिर ये उसके साथ घर चली आती है और फिर उसके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगती है। यहाँ पर वो उसके लिए डम्पलिंग्स बनाने लगती है और इस तरह उसे किचन में काम करते हुए देखकर यांगजी को पुरानी यादें आती है। वो दोनों इकट्ठे इसी तरह खाना बनाया करते थे और यांगजी हमेशा
डम्पलिंग में केचप यूज करने के लिए कहा। उसे कहती कि तुम दुनिया के सबसे वियर्ड इंसान हो और कोई भी डम्पलिंग में इस तरह से केचप नहीं खाता। और आज भी उसे उसकी पसंद और नापसंद सब कुछ याद थी। यांग जी उसे इस तरह से कुकिंग करता हुआ देखकर बहुत प्यार से देख रहा था, तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इतनी स्लो हो, शायद मुझे रात की बजाय सुबह ही खाना मिलेगा। और फिर वो वहाँ पर पड़ा उसका फोन चेक करने लगता है, उसकी बर्थ डेट डालता है, पासवर्ड नहीं लगता। और फिर इसके बाद जब अपनी बर्थ डेट डालता है तो पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। अब ये देखते ही उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है और उसे लगता है कि शायद आज तक इसके दिल में मैं ही हूँ। वो उठता है और उसे कहने ही वाला होता है कि मैं तुम्हें माफ कर देने वाला हूँ, लेकिन इतने में उसे लू का मैसेज आ जाता है। इसमें लिखा था कि आज घर जल्दी वापस आ जाना, मैरिज को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है। मैसेज को देखकर यांगजी का दिल दोबारा से टूट जाता है और वो खुद से कहने लगता है कि मैं कैसे सॉफ्ट हार्टेड हो सकता हूँ, कैसे वो सब कुछ भूल सकता हूँ जो जुल्म इसने मेरे साथ किया था। मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसे बदला लेने के लिए आया हूँ। अब काफी देर मेहनत के बाद तांगजा उसके पास डिनर लेकर आती है। फाइनली तांगजा ने उसके लिए डिनर रेडी कर दिया था। वो उसके पास आती है और डिनर वहाँ पर रखती है, लेकिन उसने उसका इतना प्यार से बनाया हुआ डिनर सब कुछ बर्बाद कर देता है और फिर अपने कुत्ते को डाल देता है और कुत्ता भी ये नहीं खाता और उसे कहता है कि इस तरह का खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। तुम क्या समझी थी मेरा फेवरेट खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने जितना कुछ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तांगजा का मन था कि ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाए, लेकिन फिर उसे अपने डैड का ख्याल आता है जो इसे बचाते बचाते आज इतनी बड़ी डिजीज का शिकार हो गए हैं और उनके लिए इसे उनका सपोर्ट बनना है। और इसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती मानती हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। फिर इतने में ही वो अपनी बिल्डिंग का एक मॉडल उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि ये मेरी बिल्डिंग है और इसके 21st फ्लोर पर एक रूफटॉप है, जाओ और वहाँ से छलांग लगाओ, तो फिर क्या पता शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। तांगजा को पता चल गया कि ये गुस्से में और ये कुछ भी बोल रहा है, कभी उसे माफ नहीं करेगा और ये चुपचाप उठकर उसके घर से बाहर चली जाती है। बाहर बारिश हो रही थी और कोई टैक्सी भी नहीं रुक रही थी और इतने में उसे याद आने लगता है कि एक बार यांगजी ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी बारिश में भीगने नहीं दूंगा। और यांगजी को भी आज भी ये वादा याद था। ये जल्दी अम्ब्रेला उठाता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तब तक यहाँ पर लू पहुंच गया था। अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और लेकर चला जाता है। जो उसकी केयर करने के लिए वहाँ पर पहुंच गया था शायद उसे माफ भी कर देता, लेकिन ये सब कुछ देखकर उसके घाव फिर से ताजा हो जाते हैं। उसका सर्वेंट उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है और वो अपना अम्ब्रेला फेंक देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उधर तांगजा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वे पूरे रास्ते एक बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगती है और जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे फीवर भी हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उठती है तो उसके डैड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वो हमेशा अपने डैड से झूठ बोलती रहती थी ताकि उन्हें वो उसके बारे में परेशान ना हो सके। वो कहती है कि आजकल ऑफिस में ओवर टाइम ज्यादा है क्योंकि काम का बर्डन भी ज्यादा है और पता है मेरी प्रमोशन भी हो चुकी है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है और सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, तो आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें। उसके डैड भी एक दफा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाद ही अपने फोन में अनरेड मैसेज देखती है तो उसे पता चलता है कि कल लू ने शादी के बारे में बात करने के लिए उसे मैसेज किया था। एक्चुअली लू इससे नहीं बल्कि किसी और ही लड़की से शादी कर रहा था जिसका नाम शियाओशी था और उसकी शादी लड़की की फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी। वो थोड़ा परेशान था और इससे हेल्प मांग रहा था। उससे कहता है कि शियाओशी अपने लिए ब्राइडल ड्रेस चूज कर रही है तो प्लीज उसके साथ चली जाना। उसी टाइम पर हमें यांगजी को दिखाया जाता है जो जीजी के साथ उसकी ब्राइडल ड्रेस चूज करने के लिए जा रहा होता है और मार्केट में एक ब्राइडल शॉप में वो तांगजा को किसी लड़की के साथ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और सोचता है कि कल ही ये मुझसे माफी मांगने लगी थी और आज फिर से अपनी शादी के लिए ड्रेस चूज करने के लिए गई है। लेकिन एक्चुअली में शियाओशी ने ड्रेस ट्राई किया था, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है क्योंकि उन्हें शक हो गया है। तो तांगजा उन्हें कंफ्यूज करने के लिए वही ड्रेस अपने ऊपर ट्राई करती है और उसकी मम्मी से कहती है कि मैं अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। उसकी मम्मी को तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन पीछे से यांगजी आता है। उसने सारा कुछ देख लिया था और सुन लिया था। जैसे इसे पता चलता है कि ये लू की दुल्हन बनने वाली है और बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहना है जैसे उसने इसे कहा था कि अपनी शादी में पहनूंगी। इसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस पहनकर तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और जीजी से कहता है कि ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, चलो तुम्हारे लिए कोई दूसरी जगह देखते हैं। को यांगजी के लिए बुरा तो लग रहा था, वो उसके सामने अपना बुरा इमेज बना रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगता है कि वो तो जीजी से शादी करने लगा है तो अच्छा है वो मेरे बारे में बुरा ही सोचे ताकि वो भी मुझे जल्दी बुला सके। दूसरी तरफ यांगजी बदले में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाता है। वो लू की जॉब को खतरे में डालता है। उससे एक गलती हो गई थी, उसने अपने पेशेंट के साथ सेटलमेंट भी कर लिया था और उसके पेशेंट के साथ सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन यांगजी ने वो सेटलमेंट दोबारा खुलवा दिया था। अब वो लू के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा था।
तांग जाया को लू के लिए और श्याओशी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, तो वो ऐसा करती है कि वो यांगजी के पास जाती है ताकि उससे माफी मांग सके, और वो भी लू के लिए। उसी टाइम पर जब उसने उसे बुलाया था तो वो देखती है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ बैठी हुई है। अंकल और उसके आंटीज और यांगजी को तो जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो पहले उसे अकेले में ह्यूमिलेट करता था, अब पब्लिक के सामने करने लगा है। ये वही लड़की है जिससे मैंने आपको मिलवाना था, जिससे मैं प्यार करता था और जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन ये तो मुझसे चीट कर बैठी और कभी भी हमारे फैमिली के साथ इसकी मुलाकात नहीं हो पाई। आओ और इनसे एक बार माफी तो मांग लो तुम। वहाँ पर बैठे सभी लोग सभी तांग जाया की बुराई कर रहे होते हैं और वो उसे फोर्स करने लगता है कि वो सभी के सामने जाकर ड्रिंक करे और एक एक को टोस्ट करते हुए उनसे माफी मांगे। तांग जाया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या करती, वो बहुत ज्यादा मजबूर थी और बहुत ज्यादा वीक थी और उसे ये भी करना पड़ता है। और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी और ये ड्रिंक करना उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी यांगजी ने उसे मजबूर कर दिया था। वो सबको टोस्ट करती है सिवाय यांगजी के, और इस बात का यांगजी को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और वो फिर लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबा देता है और यहाँ पर रास्ते में वो इसे फर्स्ट किस भी करता है। और तांग जाया जो आज भी उसे पसंद करती थी, ड्रंक होने की वजह से वो भी उसे किस करने लगती है, लेकिन इतने में ही उसे ख्याल आता है और वो उसे रोकती है और कहती है कि ये गलत है। और यांगजी और भी ज्यादा जलसी में पागल होने लगता है। इतने में ही तांग जाया जो ड्रंक थी उसे यांगजी की शक्ल में वही वाला फैंग नजर आता है जिसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, और वो उसे फैंग समझकर उसे जोर से बाइट कर देती है ताकि वो उसे खुद से दूर कर सके। और फिर इसके बाद यांगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर वो उसे अपने घर पर ही लेकर जाता है और कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, मैं तुम्हें लू के साथ कैसे खुश रहने दूं, आज तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ यहीं पर रहोगी। और जैसे ही लू को पता चलेगा कि तुम पूरी रात मेरे साथ थी और क्या वो तुमसे तब शादी करेगा क्या, वो ये सारा कुछ कहते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था। वो उस पर हाथ नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर भी तांग जाया को ऐसा ही लगता है उसके साथ वही कुछ दोबारा होने वाला है जो उसके साथ फैंग ने किया था। तो वो साइड में पड़ी कोई चीज उठाती है और उसके थ्रू यांगजी को जख्मी कर देती है, और इसी बीच यांगजी की शर्ट भी फट गई थी। अब यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो, आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और मेरा प्यार सच्चा था, कुछ तो बोलो, तुमने ऐसा सारा कुछ क्यों किया था मेरे साथ। लेकिन उस टाइम पर तांग जाया एक अच्छी मेंटल स्टेट पर नहीं थी। ड्रंक होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यांगजी उसके सामने बहुत रोता है, बहुत बिलबिलाता है कि तुम मुझे कुछ तो बताओ, आखिर कुछ क्या हुआ था, कुछ तो एक्सप्लेन करो, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहता हूँ, तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वो उठती है और चुपचाप जाने लगी थी। वो जाते हुए उसे रोकने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अब वो बिल्कुल दीवानों की तरह सड़क पर चले जा रही थी। ड्रंक होने की वजह से उसे कुछ भी होश नहीं था। इतने में एक कार उसे आकर टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन यांगजी आकर उसे बचा लेता है। टक्कर की वजह से वो जख्मी हो गया था, वो रोड पर गिरा था और तांग जाया को आवाजें दे रहा था, लेकिन तांग जाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे तो इतना भी नहीं पता था कि कोई उसे बचाते हुए जख्मी हो गया है। वो बस दोबारा से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। अब वो घर जाती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसका नशा उतरता है तो वो कुछ होश में आती है, लेकिन उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जबकि उधर यांगजी उसे बचाते बचाते खुद ही हॉस्पिटल पहुँच गया था और तांग जाया के बारे में ही पूछ रहा था। इस बात पर उसकी मम्मी बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है, तुम आखिर क्यों नहीं मान लेते कि उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, तुमने उसकी जान बचाई और वो तुम्हें छोड़कर ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो कहता है कि वो ड्रंक थी मॉम, उसे कुछ भी होश नहीं था और कहता है मुझे पूरा यकीन है जैसे उसे पता चलेगा कि मैं जख्मी हूँ तो वो मुझे मिलने के लिए फौरन हॉस्पिटल चली आएगी। लेकिन उसकी मम्मा कहती है कि फॉर गॉड सेक इस लड़की का पीछा छोड़ दो। और दूसरी तरफ तांग जाया अपने ऑफिस में बैठी थी तो उसका बॉस आकर उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसे कहने लगता है, तुम्हारी यांगजी के साथ कोई लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से कंपनी इस वक्त क्राइसिस में है। जब तक तुम उनसे अपनी अपॉलॉजी लेटर लिख कर नहीं लाती तब तक हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर तुम नहीं ला सकी तो समझ लेना कि तुम्हें इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अब वो इसी टेंशन में थी और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके डैड को फिर से अटैक हो गया है। वो घर पर बेहोश थे तो वो तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसी हॉस्पिटल में यांगजी भी एडमिट था और अब तांग जाया को डैड के लिए बहुत ही महंगे मेडिकल बिल्स पे करने थे। वो इसी परेशानी में यहाँ से चलते हुए जा रही होती है। इतने में ही यांगजी सामने
से आता है। तांग जाया को नजर आता है यांगजी, तो उसे देखते हुए देखकर खुश हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि देखा ना मामा, मैंने आपसे कहा था ना तांग जाया मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी। यहाँ तांग जाया जैसे ही यांगजी की मॉम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि मॉम ने पास्ट में उसे बहुत ज्यादा धमकियां दी थी कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम उसके काबिल नहीं हो, और अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी पूरी फैमिली को रूइन कर दूंगी। और यहाँ पर उसे अपने डैड का ख्याल आता है कि उसकी मॉम बदला जरूर लेगी, क्योंकि वो गुस्से में अपने बेटे से भी ज्यादा तेज थी, और मेरे डैड जो पहले से ही बीमार है वो इस बदले की आग में झोंके जाएंगे। अब वो यहाँ पर यांगजी को इग्नोर करती है और प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे उसे लू की कॉल आई है। उसे कहती है कि लू, मैं तुम्हें ही मिलने के लिए तो हॉस्पिटल में आई हूँ, और यांगजी को पूरी तरह इग्नोर करके छोड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर यांगजी के साथ जीजी भी थी, और जीजी को लेकर मामू से कहने लगती है कि तुम्हें अभी से ही अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होना होगा, और इसीलिए टाइम पर मल्टीविटामिन लेते रहो। और ये सब सुनते ही तांग जाया को ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये यांगजी और जीजी के बच्चे के बारे में बात कर रही है। फिर क्या वो बस इन दोनों की लाइफ से बहुत ही दूर जाने का फैसला कर ही लेती है। और अब वो जैसे ही घर आती है तो उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए और उनके ट्रीटमेंट के लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए। यहाँ पर लू की भी शादी होने वाली थी, तो वो भी उसे और ज्यादा कर्जा नहीं दे सकता था, और उसे और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके वो जाकर यांगजी से माफी मांगे, जैसा कि उसके बॉस ने उसे कहा था। और उसके बॉस ने उसकी सैलरी भी रोकी हुई थी, और इसलिए वो यांगजी को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल में ही हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यांगजी उसकी इतनी सी बात पर भी खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसके सामने यांगजी की मॉम खड़ी हुई कहती है कि कब तुम मेरे बेटे को उसकी लाइफ में अकेला छोड़ोगी। मेरे सामने से तो तुम निकल गई थी मुझे डर कर, और अब चोरी छुपे मेरे बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गई हो। तुम कितनी गिरी हुई हो, मैं अपने बेटे को और सफर करता हुआ नहीं देख सकती। तुम मेरे बेटे के लाइफ से चली जाओ, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत गरीब हो ना, पैसा चाहिए होगा, मैं तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही वो अपने बैग से चेक निकाल कर तांग जाया के सामने रख देती है। और तांग जाया पहले ही पैसों के लिए मरे जा रही थी और अपने डैड के लिए वो पैसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो चेक हाथ में पकड़ती यांगजी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गुस्से में उसे साइड में ले जाकर कहने लगता है कि क्या तुमने मेरे 10 मिलियन की वैल्यू रखी है? क्या इतनी सी ही कीमत हो गई है मेरी? मैं इतना सस्ता हो गया हूँ? तुम्हें अगर पैसा ही चाहिए था तो मैंने भी तुम्हें ऑफर की थी, तुम मुझसे पैसे ले लेती। लेकिन वो आगे से रोते हुए उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अब और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि जहाँ तुम शादी कर रहे हो तुम अपनी लाइफ सुकून से गुजारो और तुम भी मुझे मेरी लाइफ सुकून से जीने दो। फिर से उसे कहने लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने एक शर्त रखी थी और वो ये थी कि तुम सिर्फ लू से ब्रेकअप कर लो और इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तुम हो कि तुम मानती ही नहीं। क्या लू तुम्हें इतना प्यारा है? तुमने मुझे धोखा दिया था पैसों की खातिर, क्या तुम लू को धोखा नहीं दे सकती? लेकिन वो तो उसके सामने भूत बन जाती है, वो कुछ भी नहीं कह रही थी और वो उसे बस इतना ही कहने लगती है कि तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर वो घर पहुँचती है। उसके डैड ने भी उसे देख लिया था कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी खोज रही होती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई होती है। और अब वो यहाँ डैड के सामने नाटक करने लगती है। जब कर्जा वसूल करने के लिए उसे कॉल आती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है बॉस, मुझे प्रमोशन भी मिल गया और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बस डैड को तसल्ली देने के लिए यही सब नाटक हमेशा करती रहती है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके डैड को भी उसकी रियलिटी मालूम है। वो किसी के सामने भी झूठ बोल सकती थी, लेकिन अपने डैड के सामने नहीं, वो पकड़ी जाती थी। लेकिन डैड भी उसके सामने ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तांग जाया से झूठ बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं आजकल दिन भर तुम्हारे अंकल चैंग के साथ रहा करूंगा, डॉन के टाइम पर जाऊंगा, मॉर्निंग वॉक भी करूंगा और दिन भर उनके साथ ही रहूंगा, पूरा दिन वहीं पर बिताऊंगा, मैं यहाँ पर अकेले बैठकर बोर हो जाता हूँ। और ये सुनकर तो तांग जाया को भी ये तसल्ली हो जाती। लेकिन एक्चुअली में उसके डैड फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे इतने सुबह सुबह उठकर। उनकी हेल्थ अभी भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वहाँ पर उन्हें सुबह कुछ घंटे काम करने के बाद नाश्ता भी मिला करता था। जैसे ही नाश्ता मिलता था वो ब्रेक लेकर घर आ जाया करते थे और वही नाश्ता अपनी बेटी को दिया करते थे। वो खुद भूखे रहते थे लेकिन अपनी बेटी का पेट भरते थे। शौक से खाना खाया करती थी, वो बस उसे ऐसे देख कर ही खुश हुआ करते थे। ऐसे खाना खाती थी, वो बस उसे देख देख कर ही खुश हुआ करते थे। उसकी शक्ल में एक छोटी सी तांग जाया नजर आती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन ऐसे ही तांग जाया को शक हो जाता है उसके डैड उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसे अंकल चैन मिले थे और उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड तो यहाँ पर कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए। और इसी के साथ ही उसे फैक्ट्री से कॉल आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी जान चली गई है। वो फैक्ट्री आए और उनकी बॉडी क्लेम कर ले। तो जैसे ही फैक्ट्री पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक मशीन के करीब काम करते करते उनकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए और वो उसी मशीन में आकर उनकी जान चली गई। तांग जाया जो पहले ही इतनी बीमार और साइकोलॉजिकली परेशान में रहती थी और वो ये सदमा
बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो घर जाती है, अपने डैड के फोटो से बातें करने लगती है और ऐसे ही बातें करते करते उसे हेलुसिनेशंस होने लगता है कि डैड उसके सामने बैठकर ही बातें करने लगते थे और अक्सर बातें करते करते वो गायब हो जाए और यही बात उसे कंफर्म भी हो जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ऐसे ही एक बार हॉस्पिटल में से गुजरते हुए उसे यांगजी भी नजर आता है। वो उससे बात करने लगता है तो वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि शायद ये मेरी हेलुसिनेशन ही होगी। इधर यांगजी एक बार अपने घर पहुंचता है और फ्रीजर खोलता है तो एक बार फ्रीज की डम्पलिंग्स नजर आती है। ये देखकर उसका मन पिघल जाता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तांग जाया तुम मेरे ऑफिस में मुझे मिलने के लिए। उसे मैसेज करता है बिल्डिंग के 21st फ्लोर पर मेरा ऑफिस कुछ भी हो जाए आपकी बार मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस टाइम पर तांग जाया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा हेलुसिनेशंस होने लगी और उसकी हालत तन्हाई की वजह से भी बिगड़ती जा रही थी। वो तो खुद से ही बातें करती थी, कभी हंसती थी, रोती थी और इतने में ही उसे यांगजी का भी मैसेज नजर आ जाता है। तो वो उसे कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई और डैड भी घर पर नहीं है, तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। वो कहता है कि मैं तो पहले से ही तुम्हारा वेट कर रहा था और वो आज बहुत खुश नजर आता है क्योंकि तांग जाया उसे मिलने के लिए आ रही थी। उसने भी फैसला कर लिया था इस बार कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस बार तांग जाया को माफ करके ही रहूंगा। तो वो अपने सेक्रेटरी को भी कॉल करके कहता है कि एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आएगी तो उसे ऊपर ले आना। और जैसे ही तांग जाया ऑफिस आती है तो उसे ऊपर की एक्सेस मिल जाती है और वो 21st फ्लोर पर भी पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आती है तो उसकी दिमागी हालत कुछ खराब हो जाती है और उसे इस फ्लोर पर रूफटॉप का भी बोर्ड दिखाई देता है। तो उसे याद आ जाता है कि एक बार इसने ही तो मुझे कहा था कि इसी रूफटॉप से मैं एक बार जंप कर दूंगी तो ये मुझे माफ कर देगा। कंडीशन में नहीं थी कि और सोचती है कि मुझे अब जंप कर ही देना चाहिए। खोई खोई से उसी रूफटॉप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर खड़ी होकर वो यांगजी के हेलुसिनेशन से काफी देर तक बातें करती है और उससे माफी मांगती है और फिर उसे कहने लगती है कि अब बस मुझे एक हक बस उसे हक करते करते वो फिर नीचे गिर जाती है। यांगजी जो बहुत एक्साइटेड था और उसका इंतजार कर रहा था, इतने में उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के ऊपर से किसी ने छलांग लगाई और क्या फिर उसे याद आ जाता है कि एक बार मैंने ही तांग जाया से कहा था कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दो तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बहुत ज्यादा तड़पता है, लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन लिफ्ट बिजी थी इसलिए सीढ़ियों से जाने लगता है। सीढ़ियों पर से यही से गिरकर उसकी टांग और हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है वो अपनी मम्मी से पूछता है कि तांग जाया कहाँ है। वो कहती है कि उसकी डेथ हो गई। बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मैं ये नहीं मान सकता, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं ये कैसे मान लूं। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो वो नर्सेस को बातें करते हुए सुनता है कि वो किसी की बॉडी के बारे में कह रही थी, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, उसकी हड्डियों का क्या बच पाना। ये सुनकर वो यहीं पर बैठकर तड़पते हुए रो रहा होता है और यहीं पर डॉक्टर लू भी आ जाते हैं और वो यांगजी को देखते ही उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हमेशा से ही तांग जाया ने खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम उसके काबिल नहीं थे। और वो गुस्से में उससे सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसके स्टेप ब्रदर ने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की और उसके ड्रिंक में एक दवाई मिला दी थी और तांग जाया को बचाते हुए किस तरह से उसके डैड ने उसकी स्टेप ब्रदर की जान ली थी। से तो वो बेचारी सिर्फ तड़पती ही रही थी। कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर उसके दरवाजे को तोड़ दिया करते थे और उसके डैड तब जेल में थे और उसके डैड तब से लेकर अब बीमार है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की जान बचाते हुए किसी की जान तो अपने मिसरेबल लाइफ का हिस्सा तुम्हें बनाना ही नहीं चाहती थी और इसीलिए ही उसने खुद को तुमसे दूर कर दिया था। लेकिन तुम वैसे तो बहुत ही ज्यादा माइटी हो, तुम्हारा जोर तो हर तरफ चलता है, लेकिन इसके बारे में तुमने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। तांग जाया सच्ची तो नहीं थी कि कहीं तांग जाया किसी मुसीबत में तो नहीं थी। तुमने अपना बस चलाया तो सिर्फ इस बात पर कि कैसे उसे बुली करना है और कैसे उसे किस तरह से टॉर्चर करना है। वो बस अपनी नॉर्मल सी लाइफ गुजार रही थी अपने डैड के साथ। तुमने क्या किया, तुमने तो उसे अपने जॉब से भी निकलवा दिया और उसके बाद तांग जाया को बिना बताए उसके डैड जॉब करने के लिए चले गए और वहाँ पर उनकी जान भी चली गई। तुमने कितना ज्यादा जुल्म किया है उस बेचारे के साथ। और यहाँ पर वो देख लेता है कि जीजी उसे भैया भैया कहकर आ रही थी तो उसे कहता है कि शायद वो तुम्हें कुछ बता भी देती, लेकिन तुम्हारे इस मैरिज लाइफ को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। क्या किया, उसे जेलस फील करवाने के लिए आपने ही सिस्टर के साथ ऐसे प्रिटेंड किया कि वो तुम्हारे फियांसे हैं। शेमलेसनेस की भी कोई हद होती है। अब ये सुनने के बाद बेचारा यांगजी तो बहुत ज्यादा तड़पता है। अंदाजा नहीं था कि बदला लेने की भावना में वो इतना अंधा हो जाएगा कि तांग जाया की लाइफ को अप्स एंड डाउन कर देगा। और जिस तांग जाया को वो गलत समझता था वो हमेशा से ही सही थी। वो तो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि अपनी लाइफ की परेशानियों में उसे ढकेलना नहीं चाहती थी। वो अपनी बदनामी इसके सर पर कभी भी नहीं डालना चाहती। यांगजी तो अब बस रोता धोता ही रह जाता है। उसे लगता है कि वो अब कभी भी तांग जाया से माफी नहीं मांग पाएगा। घर जाता है, वो घर जाता है और फिर उसके बनाए हुए डम्पलिंग्स को बॉईल करके खाता है और फिर तांग जाया को ही याद करते रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि तांग जाया की जान नहीं गई थी। वो बेशक 21st फ्लोर से गिर गई थी, लेकिन 3rd फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर कुछ अम्ब्रेलास लगी हुई थी और उनसे टकराने की वजह से उसकी जान बच गई थी और अब वो कोमा में थी।
अब फाइनली तांग जाया ठीक ठाक होकर 1 महीने के बाद डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो यहाँ पर शाओशी को और लू को बेस्ट विशेस देती है उनकी वेडिंग के लिए और कहती है कि अब मैं अपने पास्ट से मूव ऑन करके एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ और अब मैं खुद को भी चेरिश करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यांगजी तो तांग जाया की यादों से अभी भी नहीं निकला था। वो तांग जाया का फेवरेट उसका ड्रीम वेडिंग ड्रेस बनवाता है और उसके सामने बैठकर ऐसे उसे प्रपोज करता है जैसे कि वो तांग जाया को ही प्रपोज कर रहा है। दूसरी तरफ तांग जाया घर पहुंचकर अपनी और यांगजी की सारी फोटोज को आग लगा देती है और जब उसी बॉक्स में वो देखती है तो उसमें एक की पड़ी हुई थी। ये की थी उसकी और यांगजी की ड्रीम हाउस की थी और उस हाउस को ही वो अपना ब्राइडल हाउस बनाना चाहते थे। वो सोचती है कि ये की उसी घर में जाकर वापस कर देनी चाहिए। वो जाती है और उसी घर के लॉक में वो की रख देती है जबकि यांगजी के पास उसकी मॉम आती है और उससे लड़ती है कि आजकल तुम बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा माइंड आखिर कहाँ पर होता है, उस लड़के को भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यांगजी के सामने उसकी मम्मी ने जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड किया था कि तांग जाया मर चुकी है, लेकिन वो खुद अकेले में तांग जाया से मिलने के लिए जाती है और उसे 10 मिलियन की ऑफर भी देती है और कहती है कि तुमने ये की वहाँ पर क्यों छोड़ी थी, तुम हिंट क्यों देना चाहती हो मेरे बेटे को कि तुम जिंदा हो। वो कहती है मैं उसे हिंट नहीं देना चाहती बल्कि मैं अपने पास्ट को दफनाना चाहती हूँ और उसे फेंक देना चाहती थी। वो कहती है आपके दिए हुए पैसे मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी, हाँ लेकिन ये शहर छोड़कर मैं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है, जाते हुए मॉम गाड़ी पे ही वो कीज छोड़कर जाती है। यहाँ पर ये कीज यांगजी के हाथ में लग जाती है। वो जाता है अपनी मम्मी के पास और पूछता है कि ये सब क्या है, ये कीज आपके पास कैसे पहुंची, ये तो मैंने तांग जाया को दी थी। अब यांगजी अपनी मम्मी से पूछने लगता है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो कहने लगती है कि ये तांग जाया की चीजें थी जो लू ने मुझे दी थी, ये सोच कर कि ये हमारी होगी। तो वो कहने लगता है कि लू को कैसे पता कि यह हमारी की है और इसी के सहारे उसने अपने मम्मी का सारा रिकॉर्ड भी निकलवा लिया था कि आजकल उन्होंने कहाँ पर ट्रैवल किया है और उसे एक स्ट्रेंज सा एड्रेस दिखता है और वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर चेक करने लगता है यहाँ पर कहीं तांग जाया तो नहीं रहती। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लैट पर पहुँचता है आगे से वहाँ उसे लू दिखाई देता है और कहता है ये तांग जाया की चीजें थी जो मैंने तुम्हारी मॉम को दे दी है क्योंकि वो चाबी तुम्हारी फोटो के साथ थी, तुम चले जाओ, तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तांग जाया मर चुकी है। वेल तांग जाया को तो आज एक बहुत बड़ी ऑफर आई थी एक कंपनी से और उसे स्टार्टअप में काम करने का ऑर्डर दिया गया था। वो इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी तो सोचती है मैं यहाँ पर इस जॉब क्यों ना कर लूं। यहाँ पर जब वो जाती है आगे उसका बॉस था जिसका नाम जियांग था। वो उसे देखती है तो सोचती है कि इसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मिस्टर जियांग कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज रात हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मेरी जगह तुम्हें ड्रिंक करना होगा, मेरा फेस सेविंग कर लेना। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि मिस्टर जियांग का वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि यांगजी ही था और यांगजी उसे टॉप फ्लोर पर आना था, लेकिन एलिवेटर खराब होने की वजह से वो स्टेयर के थ्रू ही आने लगता है और यहाँ उसका आमना सामना तांग जाया से हो जाता है। वो उसे देखते ही उसे हक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम जिंदा हो। तांग जाया तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि अपने काम के पहले दिन ही वो उसका आमना सामना यांगजी से हो जाएगा। इतने में वो अपने बॉस के पास चली जाती है। यहाँ यांगजी को भी अच्छे से बिहेव करना पड़ता है, लेकिन उसे देखकर इतना तो पता चल रहा था तांग जाया को कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। इसने शॉक लिया है और शॉक की वजह से उसका राइट हैंड भी, जो कि पहले से ही एक्सीडेंट में डैमेज था, अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इवन कि वो राइट हैंड में चीजें भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर तांग जाया अपने बॉस की जगह पर ड्रिंक कर रही थी तो उसे ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास भी वो तोड़ देता है और फिर कहता है कि सॉरी मेरा राइट हैंड सही से काम नहीं करता और इसी वजह से शेक हो गया। अब बाद में वो तांग जाया को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉस जियांग उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और ये सब कुछ देखते हुए यांगजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने ड्राइवर को उठाकर बाहर फेंक देता है और खुद ही ट्रैश ड्राइविंग करके उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और यहाँ पर रैश ड्राइविंग की वजह से यांगजी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसे देखकर तो तांग जाया बहुत ज्यादा परेशान तो होती ही है, लेकिन फिर भी वो उससे अपनी दूरियां बनाकर रखना चाहती थी। यहाँ मिस्टर जियांग तांग जाया को बताते हैं कि शायद मैं तुम्हें याद नहीं हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी में हम दोनों एक ही क्लब में हुआ करते थे। वो उसका एक पुराना यूनिवर्सिटी फेलो था जो कि शायद इन दोनों की स्टोरी को जानता है और उसके बाद एक दिन एक बहाने से वो उसे यांगजी के घर पे भी जाने के लिए कहता है कि उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लो, वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहा क्योंकि वो बीमार है, वो घर पर रेस्ट कर रहा होगा। वो जब उसके घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसने खुद को बाथटब में डुबो कर रखा हुआ है। वो उसे निकालती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ इतनी चीप नहीं है। वो कहता है कि वाकई में चीप
तकलीफ नहीं है, मैं अपनी जान देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे जब से पता चला कि तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। टाइम पर जब वो उसे रोकने के लिए उसके कदमों में घिरा हुआ था तो ऊपर से जीजी भी आ जाती है और उसे देखते ही तांग जाया उसे कहने लगते है कि देखो तुम्हारे फियांसे भी आ गई है। उसके सामने तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो वो क्लियर करने लगता है कि ये मेरी फियांसे नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है और तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए मेरे से कुछ गलती हो गई थी और तुमने भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। इसकी शादी किसी और से हो रही है और तुमने समझा कि ये मेरी फियांसे है। और इसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम का टैटू कभी रिमूव ही नहीं करवाया था, बल्कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा ये हाथ डैमेज हो गया था और ये टैटू भी मिट गया। और इसके साथ ही वो अपना शर्ट ओपन करके दिखाता है कि अब मैंने तुम्हारे नाम का टैटू अपने हार्ट पर बना लिया है। इसका साफ साफ सिर्फ यही मतलब था कि आज भी इसके दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तांग जाया ही है। यहाँ पर वो देखती है तो उसने हाथ में दो रिंग्स पहनी हुई थी, ऐसे जैसे वो वेडिंग रिंग हो। तो वो गर्ल वाली रिंग उसके हाथ से उतार लेती है और फिर चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यांगजी ने भी फैसला कर लिया था कि वो इस तरह से गिव अप नहीं करेगा, तो वो तांग जाया पर नजर रखता था सिर्फ ये देखने के लिए कि वो अपने लाइफ में सेट जा रही है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बस चोरी चोरी उसके आगे पीछे फिरता रहता था। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी, वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। वो जैसे उठकर वापस आने लगती है तो वो जल्दी से स्टोर रूम में जाकर छिप जाता है। यहाँ पर वो सुनता है कि उसका बॉस मिस्टर जियांग भी वहाँ पर आया हुआ है और उसने तो उसके लिए खाने के लिए भी कुछ लाया था और उसे देता है। वो तांग जा के बहुत केयर करता था और वो आज उसे क्लियरली कह देता है कि क्या तुम अपनी लाइफ में सिंगल हो? अगर सिंगल हो तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। वो यूनिवर्सिटी टाइम से ही उसे लाइक करता था और आज उसने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन तांग जा उसे इनकार कर देती है और कहती है कि मैं आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो वजह पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में कोई और है, लेकिन तांग जा जवाब में खामोश रहती है। यहाँ पर मिस्टर जियांग को पता चल गया था कि यांगजी चोरी छुपे उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसने यहाँ ऑफिस में यांगजी का लाया हुआ अम्ब्रेला देख लिया था। इतने में ही यहाँ पर तेज बारिश की वजह से वहाँ पर पावर कट डाउन हो जाती है और इतने में ही तांग जाय का फोन भी ऑफ हो गया था। तो वो स्टोर रूम में टॉर्च की तलाश में जाती है। यहीं पर तो यांगजी छिपा हुआ था। यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से वो किसी चीज से टकराती है। एक बहुत ही शार्प सी और भारी सी चीज उस पर गिरने ही वाली थी कि यहाँ पर यांगजी आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो उसे हक करके खड़ा हुआ था और सारी चोट उसने खुद पर ले ली थी। तांग जाय उसे वहाँ देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या तुम चोरी छुपे मुझ पर नजर रखे हुए हो? लेकिन वो उससे आगे से पूछता है कि तुम्हारा मिस्टर जियांग के बारे में क्या ख्याल है। वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है और एटलीस्ट मुझसे तो बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तुम उसके साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरी परवाह बिल्कुल मत करना। तुम बस अपनी लाइफ स्टार्ट करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और बस ये कहते हुए उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। अब यहाँ पर तांग जा को शक होता है और वो जैसे ही टॉर्च ऑन करके उसके तरफ देखती है तो वो बस बेहोश होने वाला था। वो जाती है, उसे पकड़ती है और उसे हक करती है। उतने में उसकी हाथ उसकी कमर तक पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उससे पीठ में बहुत ब्लीडिंग हो रही है। उसे बचाते हुए लगता है कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। यहाँ पर जीजी आती है और उसे बताती है कि मेरे भाई ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार तुम्हारी जान बचाते हुए अपनी मौत को इतनी करीब से देखा है। पहली बार जब उसने तुम्हें लास्ट कॉल की थी, जिसके बाद तुम्हारा और उसका कांटेक्ट खत्म हो गया था, तब इसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। तब इसका राइट हैंड बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन तब तुमने इसे बहुत बुरा भला कहा और कॉल काट दी। इसके बाद दूसरी बार जब तुम नशे में थी और इसने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाया था। ये सारा कुछ सुनने के बाद यहाँ पर तांग जाया भी बहुत सैड हो जाती है और उसे कहती है कि पहली बार तो मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ था, और दूसरी बार मैं अपनी मेडिसिन नहीं ले पाती थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन में रहती थी। इस टाइम पर मैं रियल और हेलुसिनेशन में फर्क भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था और इसने किस तरह से मेरी जान बचाई थी। और जीजी उसे ये भी बताती है कि उसने तुम्हारा नाम का टैटू कभी मिटवाया ही नहीं था। वो तो इसका एक्सीडेंट में हाथ डैमेज हुआ था तो खुद ही मिट गया था। ये सब कुछ सुनने के बाद तांग जा तो बहुत ज्यादा रोती है और जीजी यही कहती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम दोनों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, अब इतना बस है, अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। तुम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ आने में ही है। अगर इस बार तुमने मेरे भाई को छोड़ा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। और इसके साथ ही जीजी उसे उसके ब्राइडल हाउस की कीज भी दे देती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यांगजी होश में आता है। वो उसी ब्राइडल हाउस में था। यहाँ पर उसके पीछे कोई आने लगता है तो उसे लगता है कि या तो मेरी सिस्टर होगी या फिर मेरी मदर। तो वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, लेकिन जब मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तांग जा आई हुई थी। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि उसकी मन की खलियां अब खिल उठेंगी। और यहाँ पर तांग जा अपने गले में नेकलेस की जगह वो रिंग पहन कर आती है। अब वो रिंग को अपने गले से उतारती है और अचानक से उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो हैरान होता है कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन वो कहती है अगर किस्मत में हमारा साथ मिलना लिखा है
तो हम जरूर मिलेंगे और ये रिंग तुम्हें मिल जाएगी। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगी, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी या फिर लॉन में गुम हो जाएगी। अगर तुम इसे तलाश कर पाओ तो ठीक है, मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि यांगजी ने देख लिया था कि वो रिंग सीधे जाकर एक फ्लावर में लैंड कर गई थी। उसने वो रिंग तलाश कर ली थी और इसके साथ ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और फाइनली इसी मोमेंट पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ड्रामा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।